सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री का पहला अध्याय ठोस अवस्था देखने की कोशिश करते हैं। हमारा कोशिश ये रहेगा कि बोर्ड एग्ज़ाम तक हम लोग अपने केमिस्ट्री फिज़िक्स जो भी हम पढ़ रहे हैं इस चैनल पर उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर लें और अच्छी तरीके से रिवीजन भी कर लें, ताकि आगे एग्ज़ाम जब हो तो हमें किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो हम लोग देखते हैं ठोस अवस्था को, जिसे इंग्लिश में सॉलिड स्टेट कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं पदार्थ का यह एक अवस्था है। पदार्थ जो होता है ऐसा कोई वस्तु जिसमें द्रव्यमान और आयतन हो, पदार्थ कहलाता है। और ठोस पदार्थ ऐसा पदार्थ है जिसका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित। ऐसा पदार्थ की अवस्था जिसका आकार और आयतन निश्चित हो उसे क्या कहते हैं, ठोस पदार्थ कहते हैं, जो कि हम लोग क्लास 9th में भी पढ़े हुए हैं। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, हीरा हो गया, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, ये सब क्या हो गया, ठोस के प्रकार है। जिसमें हीरा के बारे में याद रखिएगा, यह एक प्रकार का सहसंयोजी ठोस है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। सहसंयोजी ठोस को ही हम लोग नेटवर्क ठोस भी कहते हैं, नेटवर्क ठोस। तो हीरा एक प्रकार का सहसंयोजी ठोस या नेटवर्क ठोस है, तो ये भी क्या है, ठोस का एक उदाहरण है। प्लास्टिक और कांच भी क्या है, ठोस है। अब हम लोग देखते हैं कि ठोस के प्रकार क्या होते हैं। तो ठोस हमारे दो प्रकार के होते हैं। ठोस जो होते हैं वो हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, एक क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस, और एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को नॉर्मली हम लोग क्रिस्टल कहते हैं या फिर रवादार ठोस कहते हैं, और इसको वे रवादार या वे रवेदार ठोस कहते हैं, वे रवेदार ठोस। अब इस दोनों में अंतर होता है, जो कि हम आपको अभी ही डिस्कस करके बताएंगे कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है। फिलहाल देखिए, आकार निश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। इसका मतलब इसमें अवयवी कण क्या होते हैं, एक निश्चित मतलब अवयवी कण सघनता से जुड़े होते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि ठोस जो होता है वो दृढ़ क्यों होता है, क्योंकि ठोस के अवयवी कण बहुत ही कॉम्पैक्टली यानी बहुत सघनता से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और उनके बीच जो अंतराण्विक बल होता है वो काफ़ी मजबूत होता है, और अंतराण्विक स्थान जो होता है वो काफ़ी कम होता है। इसीलिए ठोस दृढ़ होते हैं, और यही कारण है कि ठोस के द्रवणांक भी उच्च होते हैं, है कि नहीं। तो ये सब अगर पूछा जाए कि ठोस दृढ़ क्यों होते हैं, गलनांक क्यों उच्च होते हैं, तो ये सब बोल दीजिएगा। अवयवी कण काफ़ी सघनता से जुड़े होने के कारण अंतराण्विक बल कम लगता है, सबसे अधिक लगता है, और अंतराण्विक स्थान काफ़ी कम होता है। अब देखिए, अवयवी कणों की व्यवस्था किस प्रकार है। अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है। अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ही ठोस जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। नॉर्मल सी परिभाषा अगर आपको देना होगा, क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, ऐसा ठोस जिसके अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित होती है उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, जैसे हीरा। और ऐसा ठोस जिसकी अवयवी कणों की व्यवस्था अनिश्चित होती है उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, जैसे प्लास्टिक, कांच। अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लास्टिक, कांच, रबर और एक पॉलीमर, ये चार को याद करिएगा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आता है। देखिए ऐसे करके आएगा, एक कहता है क्वार्ट्ज और एक कहता है क्वार्ट्ज कांच या क्वार्ट्ज ग्लास। तो देखिए क्वार्ट्ज अगर बोलेगा तो क्वार्ट्ज हो जाएगा आपका क्रिस्टलीय ठोस, क्योंकि क्वार्ट्ज में अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित होती है। लेकिन वहीं अगर आपसे पूछा जाए क्वार्ट्ज ग्लास, तो ग्लास को ही हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, कांच। तो कांच हो गया, तो कांच क्या हो जाएगा, अक्रिस्टलीय ठोस। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको ऑप्शन को टिक करना है कि भाई क्वार्ट्ज ग्लास दिया है तो क्या लगाना है, अक्रिस्टलीय ठोस, और अगर क्वार्ट्ज लिखा है तब क्या लगाना है, क्रिस्टलीय ठोस। अब अभी हम इसके कुछ गुण को देखते हैं। तो इसके गुण को समझने के लिए सबसे पहले हमको इसकी व्यवस्था को अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। इस चैप्टर से ज़्यादातर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, और 2 नंबर के 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। 5 नंबर का एक बार आया था, अब नहीं आता है, 1-2 बार आया हुआ था। तो एक तरफ हम लेते हैं क्रिस्टलीय ठोस को,
और एक तरफ हम लेते हैं अक्रिस्टलीय यानी बेरवेदार ठोस को। अब देखिए, मान लीजिए ये क्रिस्टलीय ठोस है और ये भी क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है, और यहाँ पर 3-3 करके मात्र 9 हम अवयवी कण लेते हैं। वैसे होता तो बहुत ज़्यादा है, आपको समझाने के लिए बस इतना हम लेते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि ये दोनों जो ठोस है वो ए और बी 2 प्रकार के अवयवी कण से मिलकर बना है। अब इसमें कुछ इस प्रकार का व्यवस्था है, ए बी ए, बी ए बी, और यहाँ ये खाली है, इसमें मान लीजिए क्वेश्चन मार्क है और यहाँ लिखा हुआ है ए, और यहाँ कुछ इस प्रकार की व्यवस्था है। और यहाँ पर ये वाला जो अवयवी कण है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है। अब इस वाले चीज़ को देखोगे आप तो इसमें भी अवयवी कण जुड़े हुए हैं बहुत अच्छे से, इसमें भी दोनों में अवयवी कण सघनता से जुड़े हैं, अर्थात दोनों के आकार और आयतन निश्चित हैं। लेकिन व्हाट अबाउट ज्यामिति यानी आकृति? आकृति तब निश्चित होता है, आकृति का मतलब होता है ज्यामिति। ज्यामिति तब निश्चित होता है जब व्यवस्था निश्चित होती है, यानी कि व्यवस्था निश्चित होगा तो उसको क्या कहेंगे, क्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस की ही आकृति या ज्यामिति क्या होती है, निश्चित होती है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है, अभी देखिए यहाँ एक पैटर्न है, ए के बाद बी है, फिर बी के बाद क्या है, ए है, ए के बाद बी है, बी के बाद ए है, ए के बाद बी है, या ए के बाद बी है। यहाँ पर अगर कहेगा कौन सा अवयवी कण होगा तो ए के बाद क्या होगा, बी, बी के पहले ए के पहले बी, या फिर ए के बाद बी। तो यहाँ 100% श्योरिटी के साथ हम कहेंगे कि यहाँ पर बी होगा। अगर हमने ये कहा 100% श्योरिटी के साथ, इसका मतलब इसमें जो अवयवी कणों की व्यवस्था है वो क्या है, निश्चित है। कोई भी चीज़ निश्चित होता है तभी ना उसके श्योरिटी का हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ ए है बी है, फिर बी के बाद ए है, फिर बी है, फिर ए बी हो गया, फिर देखिए ए के बाद बी हो गया, ए के बाद ए और बी हो गया, फिर बी, और यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि 100% ए होगा, या फिर हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि 100% बी होगा। हाँ, 100% यहाँ पे ए या फिर क्या होगा, बी होगा। तो ए या बी में से कौन होगा ये निश्चित नहीं है, यानी यहाँ पे अवयवी कणों की व्यवस्था क्या है, अनिश्चित है। और अगर अवयवी कणों की व्यवस्था अनिश्चित है तभी नहीं इसका नाम क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस। और यहाँ अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित है तभी नहीं इसका नाम है क्रिस्टलीय ठोस। ये क्रिस्टलीय ठोस का अगर अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित है तो इसका आकृति या फिर क्या कहें, ज्यामिति, ये क्या होगा, ये भी निश्चित होगा, क्योंकि जब व्यवस्था निश्चित तो ये भी निश्चित, और इसके जो वो है आकृति या ज्यामिति क्या हो जाएंगे, अनिश्चित। इसका एक और इम्पैक्ट पड़ता है कि जब आकृति निश्चित हो तो द्रव्यनांक भी निश्चित होता है, और जब आकृति निश्चित नहीं हो तो द्रव्यनांक भी निश्चित नहीं होता है। तो किस वाले ठोस का द्रव्यनांक निश्चित होगा, क्रिस्टलीय। किस वाले ठोस का द्रव्यनांक निश्चित नहीं होगा तो अक्रिस्टलीय। तो यहाँ पे ये भी हम लोग देख लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा 3 चीज़ें जो है वो एक दूसरे से एकदम रिलेटेड हैं, कि जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसमें अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित होती है। अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित होती है, इसीलिए उनकी आकृति या ज्यामिति निश्चित होती है, और उनकी आकृति या ज्यामिति निश्चित होती है इसीलिए उनका जो द्रव्यनांक है वो निश्चित होता है। जबकि यहाँ पर क्या है, अवयवी कणों की व्यवस्था अनिश्चित है, इसीलिए इसका आकृति या फिर ज्यामिति क्या है, ये आकृति है, आकार नहीं। आकार दोनों का ही निश्चित होगा, आयतन भी दोनों का निश्चित होगा क्योंकि दोनों ठोस है। लेकिन आकृति एक ज्यामिति होती है। जैसे देखिए, आकार का मतलब होता है छोटा या बड़ा। जैसे इस दोनों में से किसका आकार बड़ा है, इसका। लेकिन इस दोनों में से किसकी आकृति अच्छी है, आकृति दोनों की ही अच्छी है। ये पेन के शेप में है, ये कैप के शेप में है, तो दोनों की आकृति अलग अलग है। इतना कुछ जानने के बाद अब हम लोग एक गुण देखते हैं जिसको कहते हैं समदैशिकता या फिर विषमदैशिकता का गुण। समदैशिकता या विषमदैशिकता। देखिए, ठोस के कुछ भौतिक गुण होते हैं। भौतिक गुण में क्या सब आ जाएगा, अपवर्तनांक, चालकता, etc। ये सारे क्या होते हैं, भौतिक गुण होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अगर इस दिशा में हम जाएं तो A मिल रहा है, B मिल रहा है और क्या मिल रहा है, A।
इसका मतलब है इसमें जो भौतिक गुण होगा उसमें ए का भी भौतिक गुण होगा और बी का भी भौतिक गुण होगा। अगर इस दिशा में जाएं तो खाली ए मिल रहा है, यानी केवल ए का भौतिक गुण होगा। क्रिस्टलीय ठोस की व्यवस्था निश्चित होने के कारण अलग अलग दिशाओं में जब अवयवी कणों की व्यवस्था देखते हैं तो उसमें अलग अलग प्रकार के अवयवी कण हैं, और अगर अलग अलग प्रकार के अवयवी कण हैं तो उनकी भौतिक गुण भी जो होंगे, जैसे अपवर्तनांक, चालकता, ये सब अलग अलग होंगे। अगर अलग अलग दिशाओं के अवयवी कणों की भौतिक गुण जो हैं अलग अलग है तो इस घटना को विषमदैशिक कहा जाता है। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो कैसे होते हैं? विषमदैशिक। जबकि इसमें अगर इस दिशा में जाएं तो ए मिला, बी मिला, इधर गए तो भी ए मिला और बी मिल गया, ऐसे गए तो भी ए और बी, यानी कि जिस भी दिशा में जाएंगे ए और बी दोनों मिलेगा, तो दोनों का ही भौतिक गुण होगा, नहीं दोनों के अपवर्तनांक मिलेंगे, दोनों के चालकता मिलेंगे। इसका मतलब है इसमें किसी भी दिशा में जाएंगे तो इसके भौतिक गुण एक समान मिलेंगे। तो अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? समदैशिक। और क्रिस्टलीय ठोस क्या हो जाएंगे? विषमदैशिक। कारण क्या बताइएगा कि अलग अलग दिशाओं में अवयवी कणों की व्यवस्थाएं अलग अलग है, अलग अलग प्रकार के अवयवी कण होते हैं, इसीलिए। अब एक और चीज़ है, वो है दीर्घ परासी और लघु परासी। एक है लघु परासी और एक है दीर्घ परासी। ये व्यवस्था है। देखिए, अगर पैटर्न, एक ही पैटर्न बहुत दूर तक जा रहा है तो उसको कहेंगे दीर्घ परासी, और अगर एक ही पैटर्न थोड़ा दूर चलता है फिर अवरुद्ध हो जाता है, फिर दूसरा पैटर्न होता है, तो उसको क्या कहते हैं? लघु परासी। यहाँ पर देखिएगा, ए वाला पैटर्न जहाँ तक ये ठोस होगा वहाँ तक जाएगा, यहाँ ए बी करके पैटर्न जहाँ तक ये ठोस होगा वहाँ तक जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं दीर्घ परासीय व्यवस्था। यानी क्रिस्टलीय ठोस की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार होती है? दीर्घ परासी। यहाँ ए बना, फिर बी, फिर ए बी बना, तो फिर ए, तो थोड़ा थोड़ा सा बनता, तो ये क्या होगा? लघु परासी। इसी सारे गुणों के आधार पे हम क्या कर सकते हैं? क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, जो कि एक बार पूछा भी गया है 5 नंबर में। पहला है, इसकी अवयवी कणों की व्यवस्था क्या होगी? कणों की व्यवस्था निश्चित होगी, इसमें नहीं होगा। अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित है तो इसकी आकृति या ज्यामिति, आकृति या ज्यामिति क्या होगा? निश्चित। और अगर ये निश्चित है तो इसका द्रव्यनांक भी क्या होगा? द्रव्यनांक को ही गलनांक भी कहा जाता है, तो गलनांक भी क्या होगा? निश्चित। उसके बाद ये क्या होगा? विषमदैशिक होगा। और 5वां अंतर क्या हो जाएगा कि ये क्या होते हैं? दीर्घ परासी व्यवस्था होते हैं। इसमें अवयवी कणों की व्यवस्था होती है दीर्घ परासी। इसमें ज्यामिति भी निश्चित नहीं होगा, द्रव्यनांक भी निश्चित नहीं होगा, और ये क्या होगा? समदैशिक होगा। ये वाला बहुत अच्छे से याद करिएगा, ये उल्टा हमको देखने मतलब सुनने में मिलता है कि क्रिस्टलीय है तो विषमदैशिक और अक्रिस्टलीय है तो समदैशिक, तो यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है। और यहाँ अवयवी कणों की व्यवस्था कैसी होती है? लघु परासीय या लघु परासी। तो ये हो गया क्रिस्टल और अक्रिस्टल में क्या अंतर, यानी क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। इसके ठोस किसे कहते हैं वो भी हमने देखा, ठोस दृढ़ और कठोर क्यों होते हैं वो भी देखे हमने। ठोस के 2 प्रकार हैं ये भी हमने देखा, उन दोनों के उदाहरण भी हमने देखा। उसके बाद हमने ये भी देखा कि इस दोनों में क्या अंतर है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस के बारे में ही सिर्फ। तो जितना भी क्रिस्टलीय ठोस होता है उसको हम लोग क्रिस्टल भी कह सकते हैं। दुनिया में कोई भी पदार्थ छोटी छोटी चीज़ों से बना होता है, तो क्रिस्टल जो होता है उसको हम लोग कहते हैं कि ये जो है क्रिस्टल जालक है, क्रिस्टल जालक है, ठीक है ना। और क्रिस्टल जालक जिससे बना होता है उसको हम लोग कहते हैं इकाई सेल। इकाई सेल को हम लोग कहते हैं यूनिट सेल। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे क्रिस्टलीय ठोस के इसके बाद ये टॉपिक नहीं पढ़ना है, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार के बारे में पढ़ना था। तो ये वाला टॉपिक अगर शुरू कर दिए हैं तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, कोई भी दीवार जो है वो ईंटों से बना है, और ईंटों का क्या होता है? 3D पैटर्न होता है। 3D मतलब समझते ना आप, ये जैसे मेरा ये पूरा फुल बॉडी है तो ये 3D स्ट्रक्चर है। मेरा ही फोटो होगा तो वो क्या होगा? 2D, क्योंकि उसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होगी। लेकिन हमारे शरीर में लंबाई चौड़ाई के साथ मोटाई भी है, तो लंबाई एक वे में, चौड़ाई दूसरा वे में, मोटाई तीसरा।
तो अगर बीमा की संख्या 3 है, बीमा अगर 2 है यानी लंबाई और चौड़ाई, तो द्विबीमीय यानी 2D है। और अगर बीमा 3 हो गया तो जैसे अगर कोई ठोस होगा तो इसमें लंबाई चौड़ाई के साथ क्या होगा, मोटाई भी होगा। तो कोई ठोस कौन सा संरचना था, 3D। तो इकाई सेल को जब हम लोग 3D में क्या करते हैं, अच्छे तरीके से व्यवस्थित करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, तो हमारा क्या तैयार होता है, क्रिस्टल जालक। तो आपसे पूछेगा क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, तो कहिएगा इकाई सेल के बार बार 3D में पुनरावृत्ति करने से जो संरचना हमें प्राप्त होती है उसे कहते हैं हम लोग क्रिस्टल जालक। पूछेगा इकाई सेल किसे कहते हैं, तब कहिएगा क्रिस्टल जालक जिस छोटी छोटी इकाई के 3D में पुनरावृत्ति करने से बनती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इकाई सेल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और बात है, अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि इकाई सेल कितने प्रकार के हैं। तो देखिए इस जालक जो होता है क्रिस्टल जालक, इसको ब्रेविस जालक भी हम लोग कह सकते हैं। ब्रेविस जालक की कुल संख्या जो है वो 14 है। और क्रिस्टल इकाई सेल जो है वो मूल क्रिस्टल तंत्र का निर्माण करती है। मूल क्रिस्टल, जैसे भौतिक राशि, हमारी भौतिक राशि में आधारी राशि 7 है ना, और उसी से दुनिया का कोई भी राशि बना होता है, कोई भी, तो वैसे ही दुनिया का कोई भी जालक जो होता है अभी तक हमने कितना प्राप्त किया है, 14। और क्रिस्टल मूल तंत्र में हमने कितने प्रकार के इकाई सेल प्राप्त किए हैं, 7। तो इकाई सेल की कुल संख्या या फिर मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या पूछेगा तो कहिएगा 7 है। और पूछेगा ब्रेविस जालक तो कहिएगा कितना है, 14। अब एक इकाई सेल है घनीय। घनीय इकाई सेल में कुल 3 तरह के क्रिस्टल जालक मिलते हैं। और एक है आर्थोरोम्बिक। आर्थोरोम्बिक जो क्रिस्टल है इसमें कुल 4 प्रकार के मिलते हैं। पूछेगा किस इकाई सेल के द्वारा सबसे अधिक क्रिस्टल ब्रेविस का निर्माण हुआ है, तो क्या कहिएगा, आर्थोरोम्बिक। पूछेगा घनीय इकाई सेल में ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी है, तो क्या कहिएगा, 3। ये 3 कौन सा है, SCC यानी SSC भी कह सकते हैं, SCC, इसके बाद BCC और FCC। और इसमें ये तीनों तो है ही, SCC, BCC और FCC। इसके अलावा है ECC यानी एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये 4 हो गया आर्थोरोम्बिक। सबसे अधिक वह इकाई सेल जो सबसे अधिक क्या करता है, ब्रेविस जालक का निर्माण करता है। और घनीय हमारे सिलेबस का पार्ट है, घनीय में हम और डिटेल में जाएंगे और इस तीनों को पढ़ेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए इस टॉपिक को यहीं पे पॉज करते हैं। अभी हम लोग पढ़ते हैं क्रिस्टल के प्रकार के बारे में। अब देखिए क्रिस्टल जो होंगे, क्रिस्टल उसमें क्या होंगे, अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित होगी, आकृति निश्चित होगी, द्रव्यनांक निश्चित होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि क्रिस्टल जो है इसके अवयवी कण क्या हैं और अवयवी कण के बीच कौन सा बल लग रहा है, यानी कौन सा बंधन है, इस आधार पर इसके प्रकार को हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रकार है आयनिक क्रिस्टल। ये भी पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है कि क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं। जल्दबाजी में हम ये पढ़ लेते हैं कि ठोस 2 प्रकार के होते हैं, वही याद रहता है, 2 मार देते हैं। लेकिन क्रिस्टल हमारे 4 तरह के होते हैं। तो पूछेगा क्रिस्टल के कितने प्रकार हैं, तो क्या कहिएगा, 4। मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ इसलिए राइटिंग सुंदर नहीं है। चलिए, तो देखिए जो आयनिक क्रिस्टल होता है इसके अवयवी कण क्या होते हैं, आयन होते हैं, धनायन और ऋणायन, और उसके बीच आयनिक बंधन लगता है। तो हो गया। तो पूछेगा आयनिक क्रिस्टल किसे कहते हैं, ऐसे क्रिस्टल जिसके अवयवी कण आयन हो और आपस में आयनिक बंधन के द्वारा जुड़ी हो। सहसंयोजी ठोस को ही नेटवर्क ठोस कहते हैं। इसके अवयवी कण होते हैं परमाणु, बहुत इंपॉर्टेंट है। सहसंयोजी ठोस के अवयवी कण क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, और इसके बीच लगता है सहसंयोजी बंधन। ये 2 नंबर में भी पूछा है कि नेटवर्क ठोस से आप क्या समझते हैं। तो अभी हमें आपको बताया भी कि इसका एक उदाहरण है बहुत अच्छा, हीरा। तो यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं सहसंयोजी ठोस या नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं, तो कहेंगे ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण परमाणु होते हैं एवं परमाणुओं के बीच
ये परमाणु आपस में सहसंयोजी बंधन से जुड़े होते हैं। ऐसे ठोस को हम लोग क्या कहते हैं? सहसंयोजी ठोस या नेटवर्क ठोस कहते हैं, जैसे कि हीरा। अब है आणविक ठोस। तो ऐसे ठोस जिसके अवयवी कण अणु होते हैं और उनके मध्य जो है वांडर वाल्स बल लगते हैं। दुनिया में और जितना भी बंधन आप पढ़े हैं, ये वांडर वाल्स बंधन होता है। अवयवी कण अणु होते हैं और उनके बीच वांडर वाल्स बंधन होता है। जो हम अणु के बीच लगने वाला जो बंधन होता है उसको वांडर वाल बोलते हैं। ये सब परमाणु के बीच या फिर आयनों के बीच लगता है। अणु के मध्य हमेशा कौन सा बंधन लगता है? वांडर वाल बंधन लगता है। अब है धात्विक। तो धातु का आयन और इलेक्ट्रॉन, धातु का आयन और इलेक्ट्रॉन। जो धात्विक ठोस होते हैं इसके अवयवी कण होते हैं धातु, आयन और इलेक्ट्रॉन। और इसके मध्य जो क्या लगता है, इसके मध्य जो बल लगता है वो होता है धात्विक बंधन, धात्विक बल। इसके और डिटेल में आपको नहीं जाना है, बंधन को ही हम लोग बल भी कह सकते हैं, तो इसके और डिटेल में नहीं जाना। यह है क्रिस्टल के 4 प्रकार। अब इस चारों प्रकार का उदाहरण बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले तो हम इसका डेफिनेशंस देख लेंगे कि क्या होगा नहीं होगा। कोई भी इसमें से पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं कि भाई अगर पूछा जाए जैसे आणविक ठोस किसे कहते हैं, तो ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण अणु होते हैं और वो आपस में वांडर वाल्स बल या बंधन के द्वारा जुड़े होते हैं, उसे कहते हैं आणविक ठोस। अब इसके उदाहरण को हम लोग देख लेते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है। अब इसके उदाहरण की बात करें तो जैसे आयनिक ठोस है तो क्या होगा? NaCl हो गया, KCl हो गया, MnO2 हो गया, ये सब। अब जैसे अगर सहसंयोजी ठोस पूछेगा तो ये तो कई बार पूछा है, हीरा के साथ आप याद रखिएगा। सिलिकॉन कार्बाइड हो गया और क्वार्ट्ज हो गया और एक हो गया ग्रेफाइट। इसके बाहर आपके बिहार बोर्ड में कभी नहीं आएगा। सहसंयोजी ठोस का उदाहरण हीरा, SiC क्या है? सिलिकॉन कार्बाइड। SiO2 क्या है? क्वार्ट्ज है, या फिर इसको बालू भी कह सकते हैं। और उसके बाद क्या है? ग्रेफाइट, जो कि पेंसिल में होता है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस। आणविक ठोस में 3 को याद रखिएगा, HCl, O2 और CO2, SO2 और CO2। और धात्विक में सभी धातुएं, सभी जितना भी धातु है सब क्या है? धात्विक ठोस है। अब सुनिए ध्यान से, इसमें तो और भी एग्जाम्पल हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे हमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि NaCl जो टूटता है ये भी Na+ और Cl- में, और HCl भी टूटता है तो H+ और Cl- में। तो HCl हमारा आणविक ठोस कैसे हो गया और NaCl हमारा आयनिक ठोस कैसे हो गया? तो सुनिए, जब भी देखिएगा कि शुरू में धातु होगा ना, जैसे सोडियम धातु है, पोटासियम धातु है, मैग्नीशियम धातु है और इसके साथ कुछ भी रहेगा, अगर ये धातु अकेले है तब तो ये क्या है? धात्विक ठोस है। लेकिन अगर जैसे कहेगा सोडियम कौन सा ठोस है, क्या कहिएगा? धात्विक। लेकिन सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कुछ कह के दे देगा, सोडियम के साथ मान लीजिए कोई चंपा है, तो कुछ भी अगर इस टाइप से है तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका आयनिक ठोस। अब यहाँ देखिए, हाइड्रोजन क्या है? अधातु है। हाइड्रोजन धातु है ना, इसलिए इस तरह अधातु से जो भी चीज़ अधातु से शुरू होगा ना, उस सब को मानिएगा आणविक ठोस। ये 4 को छोड़ के यही 4 को आएगा आपका सहसंयोजी ठोस में। हीरा, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन ऑक्साइड डाइऑक्साइड हो गया ये, और क्या हो गया ये? इसको क्वार्ट्ज या सिलिका कहा जाता है या बालू कहा जाता है। क्वार्ट्ज, सिलिका या बालू, इस तीनों का सूत्र क्या होगा? SiO2। और ये है सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड क्या है? तो एक ये हो गया। तो चलिए, तो सहसंयोजी ठोस में आप देखिए, अब आपको अगर अधातु नहीं याद है तो अधातु हम बता देते हैं अभी इसको मिटाने के बाद। अगर कोई तत्व अधातु, तुमको एक बात ध्यान रखना है कि जैसे ही तुमको अधातु मिले किसी यौगिक में, तुम आँख बंद करके लगाओगे आयनिक। धातु मिले तो एक आँख खोल कर देखना, अगर सिर्फ धातु होगा तब क्या लगा लेना? धात्विक। और धातु के साथ कुछ और होगा तब क्या लगा लेना? आयनिक। और सहसंयोजी में 4 को रख लीजिए, इसके बाद नहीं आएगा।
तो ये हो गया हमारा क्रिस्टल के प्रकार और उसके उदाहरण, जो कि बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि पूछेगा H2O कौन सा ठोस है, क्या कहिएगा? हाँ ना, देखिए इसमें सब अधातु है ना। और धातु अगर आपको याद नहीं है तो एक ट्रिक याद कर लीजिएगा, सोच NPX, इसमें सब अधातु आ जाएगा आपका, सोच NPX। सोच को क्या लिखेंगे, SOCH यानी सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, और X क्या होता है, हाइलोजन होता है, जिसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या हैं, सब आपके अधातु हैं। यहाँ से आप वो भी देख सकते हैं। इसके बाद हमको पढ़ना था क्रिस्टल जालक और इकाई सेल, जो कि हमने पढ़ लिया। उसके बाद इकाई सेल में हम लोग घनीय इकाई सेल से अगले क्लास में आपको बताएंगे। तो आशा करते हैं कि अभी हमने आपको जितना बताया ये बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। आप चाहें तो मेरे साथ टारगेट का ऑब्जेक्टिव भी चैप्टर को क्या कर सकते हैं, मतलब जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आप टारगेट आता है एक बुक ऑब्जेक्टिव का, उसका ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं, और ब्रिलिएंट सब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आज हम आप लोगों से विदा लेते हैं। आज के लिए इतना है।